कहानी की रचनात्मकता कहें या कहानी लेखन कहें कि कहानी क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, कौन कौन से तत्व होते हैं, ये सब बातें आपके पास आ जाती हैं। लिटरेचर में तो हम पढ़ेंगे कौन सी कहानी पहले लिखी गई, फिर कौन सी लिखी गई, पूरा विकास पढ़ेंगे किसने कौन सी कहानी लिखी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कहानी की रचनात्मकता की, क्रिएटिविटी की। तो ये जो क्लास कल भी होनी है इसी की ही होगी। इसमें और विधाओं पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम, छोटी छोटी बातें, क्योंकि विधाओं से संबंधित कई प्रश्न आ जाते हैं। क्लियर है? तो वो हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कहानी की रचनात्मकता की। कहानी क्या होती है? कोई किस्सा कहता है, कोई कहानी कहता है, कोई आख्यान कहता है, गल्प भी नाम दिया गया कहानी को शुरू में, लघु कथा का नाम भी दिया गया। तो पहले तो ध्यान दें, पेपर आपके पास आता है कथा साहित्य का। ये कथा साहित्य एक बड़ा शब्द है। इसके कलेवर में उपन्यास भी आता है, इसके कलेवर में कहानी भी आती है, इसके कलेवर में लघु कथा भी आती है, इसके कलेवर में आख्यान भी आते हैं, इसमें किस्से भी आते हैं। बहुत बड़ा मतलब कथा साहित्य पेपर होता है, कथा साहित्य। उसमें उपन्यास, कहानी, लघु कथा, आख्यान, किस्सा, ये सब आते हैं। अभी आपके पास स्कूल के लेवल पर किस्सा नहीं लगे हुए, लघु कथाएं भी नहीं मिलती हैं, छोटे बच्चों के स्कूल में मिल जाती हैं, आख्यान नहीं मिलते हैं, लेकिन कहानी और उपन्यास दोनों लगे हुए हैं। जब भी कथा साहित्य का पेपर दिया होगा तो ये दो चीजें आपको मिली होंगी। ठीक है? ये कथा साहित्य कैसा शब्द हुआ? बहुत बड़ा शब्द हुआ। उसके कथा के अंदर ये सब चीजें समाहित हो जाती हैं। पेपर में क्वेश्चन कर लेगा, बताइए कथा साहित्य में क्या नहीं आता है? नाटक लिखा हो तो नाटक कथा साहित्य का हिस्सा नहीं है, रेखा चित्र नहीं है। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कथेतर साहित्य। रेखा चित्र हो जाए, आत्मकथा हो जाए, ये सब संस्मरण हो जाए, ये सारी विधाएं, ये सब कथेतर में कहलाएंगी। व्यंग है, डायरी है। कथा साहित्य में उपन्यास और कहानी मोटे तौर पर ये दो, और उसके अलावा छोटे छोटे रूप मिलते हैं। तो कई बार प्रश्न ऐसा आता है, कौन सा कथात्मक साहित्य है या कौन सा कथेतर साहित्य है, तब आप उसके बारे में बता सके। क्लियर हो गया? तो हमने जो चर्चा की है कहानी की करनी है। इसमें से कहानी की चर्चा कर ली, समझ लीजिए, उपन्यास की चर्चा कर ली। सबसे पहले तो कहानी और उपन्यास की अगर हम बात करें दोनों की, तो कहानी का जो कलेवर है, क्षेत्रफल है, वो छोटा होता है, और उपन्यास का बड़ा विराट होता है, विस्तृत होता है। पात्रों की अगर यूं बात करें कि भाई कलेवर छोटा है तो कहानी के पात्र कम होंगे, उपन्यास के ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है पूरे उपन्यास में 2 या 3 ही पात्र हों और किसी कहानी में 10 पात्र हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी कहानी में कम और उपन्यास में ज्यादा पात्रों के लिए स्थान रहता है। अंतर एक और चीज का मिलता है, वो ये मिलता है कि व्याख्या का, विस्तार का। कहानी में घटनाओं को, वातावरण का, चरित्र का जो कुछ वर्णन करना है, व्याख्या करना है, विश्लेषण करना है, कहानी में उसके लिए बहुत कम स्थान होता है। इसलिए संकेतों में बताया जाता है, कॉमा लगा लगा के बताया जाता है। लेकिन उपन्यास में इतना स्थान होता है कि उसके लिए कई कई पेज भर जाते हैं। मान लीजिए गांव के वातावरण की चर्चा हो रही है तो पता लगा 5 पेज गांव के वातावरण पर है, और कहानी खुद ही 5 पेज से ज्यादा की नहीं होती है। तो ये अंतर है व्याख्या वगैरह का। ठीक है? शैली की बात नहीं कर सकते। कहानी में तो वास्तव में तो 1 या 2 शैली प्रयोग होनी चाहिए, और उपन्यास में जितनी मर्जी कर लीजिए। लेकिन फिर भी
ऐसा कोई नियम न होते हुए भी फिर भी उपन्यास में शैलियों के प्रयोग की गुंजाइश ज्यादा होती है। ठीक है, मूल रूप से दोनों, चाहे वो कहानी हो और चाहे वो उपन्यास हो, वो निगमनात्मक शैली कहें या आगमनात्मक शैली कहें, किस शैली में लिखा जाता है ये कहानी या उपन्यास, तो आपको दो शैली आपने पढ़ी होगी। आगमन शैली क्या होती है, ऐसा बना लीजिए जिसमें विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल या व्याख्या देते हुए एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। ये कौन सी शैली है, आगमन शैली है। और बिल्कुल इसके अपोजिट एक सूत्र दे देते हैं अगर यहां पर, और सूत्र की व्याख्या विभिन्न एग्जाम्पल द्वारा दी जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे, निगमनात्मक शैली। तो जो कहानी है, कहानी में क्या होता है, कहानी में पूरी कहानी समझाई जाती है और लास्ट में जाकर एक कंक्लूजन दे दिया जाता है, लालच बुरी बला है, झूठ बोलना पाप है। तो अगर ये दो शैलियां लिखी हो तो कहानी किस शैली में होती है, मूलतः आगमन शैली में। और ये जो दूसरी शैली है, ये किस विधा के लिए खास है, निबंध के लिए, निगमनात्मक शैली, क्योंकि पहले ही सूत्र दे दिया जाएगा, साहित्य समाज का दर्पण है, अब आप उसकी व्याख्या करते रहिए, एग्जाम्पल देते रहिए। तो ये दो शैलियां जो आपने पढ़ी है बीएड में, वो आपको यहाँ हिंदी लिटरेचर में पूछ सकता है, तो दोनों शैलियों की जानकारी आपको हो। अब बात करेंगे कहानी और उपन्यास के, हम अंतर की बात कर रहे थे, तो अंतर में ये मोटी मोटी बातें थी। अगर तत्व की बात करें, तत्व, तो कहानी के तत्व हों और उपन्यास के तत्व हों, टोटल 6 तत्व हैं इसमें, 6 तत्व। कहानी के तत्व पूछे या उपन्यास के, क्योंकि कहानी का ही विस्तृत रूप है। कहानी में घटना जीवन का एक हिस्सा प्रस्तुत होता है, उपन्यास में जीवन के का विराट चित्रण होता है। प्रेमचंद तो कह रहे हैं जीवन की आलोचना है उपन्यास। पहला तत्व क्या है, कथा वस्तु। पहला तत्व है क्या, कथा वस्तु। ये कथा वस्तु क्या है, कथा वस्तु का मतलब है कथा की विषय वस्तु, उसका थीम क्या है, किस पर बेस्ड कहानी है। तो कुछ लोग कथा वस्तु को कथानक समझ लेते हैं, जबकि कथानक कथा वस्तु के अंदर आने वाला एक हिस्सा है। पूरा जो संगठन है कथा का, उसकी विषय वस्तु का, उसका एक हिस्सा है कथानक, जिसे क्या कहते हैं, प्लॉट, कथानक। और आपके पास जब किसी कहानी की तात्विक समीक्षा लिखने के लिए आती थी, तो अधिकतर बच्चा तात्विक समीक्षा में कथा वस्तु या कथानक वाला पॉइंट डालकर, जबकि डलना चाहिए ये पॉइंट, कथानक वाला पॉइंट डालकर सिर्फ समरी लिख देता है। कथा वस्तु का मतलब समरी नहीं है, कथानक जो प्लॉट है वो है बेसिकली समराइज रूप कि किस विषय पर है कहानी। लेकिन कथा वस्तु में इसके अतिरिक्त रोचकता का गुण होना चाहिए। अगर प्लॉट आपका रोचक नहीं है तो आप उसको कोई पढ़ना सुनना नहीं चाहेगा। रोचकता के साथ साथ कौतूहलता या यूं कहें जिज्ञासा का गुण भी होना चाहिए। कौतूहलता या जिज्ञासा, अगर क्यूरियोसिटी शुरू से नहीं है आपके थीम में, तो उस थीम पे ना जाने कितने लोगों ने क्या क्या कह दिया, लिख दिया। आपकी कहानी क्यों पढ़ें, तो आपको पता लगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद एक सूत्रात्मकता, इसका होना जरूरी है। कथा वस्तु में एक सूत्रात्मकता होनी चाहिए। एक सूत्रात्मकता का मतलब है कहानी का एक आदि हो, एक मध्य हो और एक सुनिश्चित अंत हो। ये तीनों चीज होनी चाहिए। नहीं है तीनों चीज तो कहानी नहीं होगी। क्लियर हुआ ये सारी बात।
तो सबसे पहले प्लॉट डिसाइड होता है। जैसे आप एक मकान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, नक्शा तैयार कर लेंगे क्या, या सीधा बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे? अरे कहां खड़ी करेंगे? तो कोई कहेगा नींव खोदेंगे। अरे नींव भी तब खोदोगे पहले जगह तो मिले, प्लॉट तो मिले। तो सबसे पहले क्या ढूंढा जाता है, प्लॉट। अब प्लॉट ढूंढने के लिए भी तो एरिया ढूंढोगे, एरिया कहां पे लेना चाह रहे हैं। फिर एक एरिया डिसाइड करने के बाद आप उसमें प्लॉट ढूंढेंगे, कॉर्नर का चाहिए, बीच का चाहिए, कैसे। तो सबसे पहले एरिया डिसाइड होता है। कहानीकार भी सबसे पहले कथा वस्तु का संगठन डिसाइड करता है, एरिया, जिसकी हमने बात की थी कि गांव की कहानी लिखनी है कि शहर की कहानी लिखनी है। पता लगा जी गांव की कहानी का एरिया ले लिया, उसमें अब प्लॉट ढूंढना है। अब गांव की कहानी लिखनी है तो गांव की तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो पर्टिकुलर एक प्लॉट ढूंढना पड़ेगा उसमें से। कौन सी समस्या, किसानों की ऋण की समस्या। तो एक प्लॉट ये बन गया। अब उसमें रोचकता कैसे लानी है, कौतूहलता कैसे लानी है, ये ध्यान रखना। और फिर उसको एक कहानी के रूप में आदि मध्य और अंत से एक सूत्रात्मकता देना। तो कथा वस्तु में सारी बातें आती हैं। इस बात को पहले थोड़ा सा समझ लें अच्छे से। जब वो प्लॉट मिल गया तब अब आप उस प्लॉट पर जो स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे उसके लिए पहले आप क्या बनाते हैं, एक आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं कैसा होगा। तो राइटर क्या करता है, जब उसने ये सोच लिया कि मुझे कहानी बनानी है गांव के किसान की ऋण की समस्या की, तो अपने दिमाग में ही एक मानसिक संरचना बुनता है उसकी, कि कहानी कैसे स्टार्ट करूंगा, कौन से पात्र होगा, और पूरा स्ट्रक्चर अपने मानसिक रूप से तैयार करता है, फिर लिखेगा। नक्शा बनाने के बाद ही मकान बन रहा है, ठीक है। फिर जब बनता है तो उसके लिए पहले नींव खुदती है, यानी फाउंडेशन, यानी भूमिका तैयार होती है कहानी में। उसके बाद ईंट लगा लगा के एक एक करके मंजिल वाइज मंजिल चीजें चलती हैं, और बाद में रंग रोगन होता है चमक के लिए। ठीक वैसे ही फिर पात्र डिसाइड होंगे, फिर संवाद डिसाइड होंगे, भाषा डिसाइड होगी, और लास्ट में उसका सौष्ठव और उद्देश्य जो था वो पूरा हो जाएगा। क्या उद्देश्य था, मकान बनाना। तो बिल्कुल कहानी उद्देश्य तक पहुंचती है। 6 तत्व, जिसमें पहला तत्व क्या है, कथा वस्तु। और उस कथा वस्तु में कथानक आएगा, रोचकता आएगी, कौतूहलता आएगी, और एक सूत्रात्मकता का गुण रहना चाहिए। अब ये जो कहानी की स्टार्टिंग है आदि, ये भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है ये 3 प्रकार की, इसे भी एक बार जान लें। कहानी की स्टार्टिंग एक होती है वर्णनात्मक, दूसरी होती है कौतूहलपूर्ण, और तीसरी होती है पूर्व दीप्ति शैली। 3 स्टाइल में, वर्णनात्मक शैली में स्टार्टिंग हो सकती है, कौतूहलपूर्ण शैली में स्टार्टिंग हो सकती है, या पूर्व दीप्ति शैली में स्टार्टिंग हो सकती है। कहानी 3 ही तरीके से स्टार्ट होगी। पहले वर्णनात्मक शैली देख लें। वर्णनात्मक शैली का मतलब होता है आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। जैसे आप पढ़ते हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था, उसमें एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। ये डिस्क्रिप्शन है। फिल्में भी एक कहानी है, तो फिल्मों में भी आप देखते हैं कुछ फिल्में स्टार्ट होती हैं इसी तरह से। ये है बरजात्या परिवार, ये है उनकी बड़ी बहू, ये उसका बच्चा, ये इनका नौकर, ऐसे पूरी डिटेल होती है फैमिली वाली फिल्मों में। वर्णनात्मक स्टार्टिंग होती है, पहले सबकी जानकारी दे देंगे, फिर घटनाक्रम आगे चलाएंगे। कहानी में भी ऐसे ही होता है। मैंने बोला एक गांव था, उसमें एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। किसान किसानी से तंग, आगे घटना बाद में चलेगी, पहले पूरा परिवार बता दिया है। फिर एक कौतूहलपूर्ण शैली। कई बार स्टार्टिंग ऐसी होती है कि जो शुरू से ही क्यूरियोसिटी पैदा कर देती है। जैसे आप फिल्म में देखते हैं कि अभी किसी का कोई परिचय नहीं कराया गया, और पहले उसमें ही क्या दिखा देते हैं कि अचानक से किसी की हत्या हो गई है।
अब आप जिज्ञासा बनती है कि किसने हत्या कर दी, क्यों कर दी है, ये समझ नहीं आती है। वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार देख लें। चैट में जरा डाल दें कि क्या सही चल रही है ये वीडियो। ठीक है, तो आगे चलें और देखें कि कौतूहलपूर्ण शैली की बात मैंने कहा। तो फिल्म में आप दिखाते हैं कि अचानक से स्टार्टिंग में किसी की हत्या हो गई है, कौन है, किसकी हत्या हो गई है, ये जिज्ञासा बनती है। और उसी जिज्ञासा में आप पूरी कहानी से जुड़े रहते हैं फिल्म से। और अगर आपने शुरू का वो हिस्सा मिस कर दिया तो आप साथ वाले को झकझोरते रहते हैं, पता क्या हुआ था, पता क्या हुआ था। शुरू से ही कहानी आपको कौतूहल से बांध के रखती है। सस्पेंस मूवी। कहानी लेखन में भी, कहानी लिखने के अंदर भी स्थिति मिलती है। जैसे आप देखते हैं कहानी की स्टार्टिंग हुई कि वह दंदनाता हुआ घर में घुसा और दरवाजे को ठोकर मारते हुए धम से जाकर सोफे पे गिरा और जोर से चिल्लाया, रीना कहां हो तुम। जिज्ञासा बनती है, कौन आदमी है, क्यों गुस्सा कर रहा है, रीना को बुला रहा है, रीना कौन है, इसकी बहन है, पत्नी है, बेटी है, क्या है। फिर बाद में खुलासा होता है। इतने में रसोई से रीना पानी का गिलास लाते हुए बोलती है, रमेश आज क्या हो गया तुम्हें। इस तरह की स्टार्टिंग मिल सकती है। फिर है पूर्व दीप्ति शैली, फ्लैशबैक जिसे कहते हैं। इसी पूर्व दीप्ति शैली को किस नाम से जाना जाता है, फ्लैशबैक। फ्लैशबैक के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कहानी के एंड में दिखाना है वो सबसे पहले दिखा देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर कहानी को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। इसे कहते हैं फ्लैशबैक शैली। हिंदी की फ्लैशबैक शैली में लिखी गई पहली कहानी है उसने कहा था। लहना सिंह युद्ध भूमि में मर रहा है, वहां से दृश्य स्टार्ट होता है और फिर कहानी वापस नए सिरे से स्टार्ट होती है जहां वो जवान था, अभी युद्ध में गया नहीं है, एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, ये फ्लैशबैक स्टोरी है। फिल्मों में आप देखते हैं कहानी स्टार्ट होती है ऐसी फ्लैशबैक में, एक मूर्ति दिखाते हैं, उस पर कोई विधवा स्त्री हार चढ़ा रही है। आप सोचते हैं कि ये विधवा स्त्री कौन है, ये इस मूर्ति किसकी है, किस पर हार चढ़ा रही है। जब तक आप सोचते हैं उसके जवानी के दिन के चित्र उभर आते हैं और कहानी स्टार्ट हो जाती है, फ्लैशबैक। तो 3 प्रकार से कहानी की स्टार्टिंग होती है, ध्यान रखें। अब आता है मध्य का, कहानी का मिडिल। कहानी का मिडिल कहां होता है यह भी पता होना चाहिए। फिल्मों में क्या होता है, आप सोचें कि ये 3 घंटे की फिल्म है तो जी 1.5 घंटे बाद यहां मिडिल हो गया, ऐसा नहीं होता है। या 4 पेज की कहानी है तो जी 2 पेज के बाद मिडिल हो गया, ऐसा नहीं है। मध्य वहां होता है जहां पर एक नया मोड़ आना है। नया मोड़ का मतलब होता क्या है कि जब हम कोई कहानी देखते हैं या पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमारे दिमागी घोड़े भी आगे दौड़ रहे होते हैं, कहानी से आगे चल रहे होते हैं हमारे, हमें पता है अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मिडिल वहां होता है जहां आपके जाके घोड़ों को लगाम लग जाए बुद्धि के और आपने जो सोचा था उससे कुछ अलग हो जाए। अरे ये क्या हो गया, ये तो हमने सोचा नहीं था, अब क्या होगा। वहां पर इंटरवल आता है। इंटरवल फिल्म में पॉपकॉर्न खाने के लिए नहीं है, फ्री होने के लिए नहीं है, वो क्यूरियोसिटी बनाता है। आपको लगता है कि इंटरवल का पहला खुलते के साथ पहला सीन न मिस हो जाए, वो देखना है। हमने जो सोचा था क्या वैसा ही होगा या कुछ अलग होगा।
इसलिए लोग इंटरवल में उठ के नहीं जाते, जो उसको देख रहे हैं सब बड़ी खास तरीके से। जिज्ञासा बनती है, जहां आपकी सोच को रोक लग जाए और एक नया मोड़ मिलकर नई कहानी स्टार्ट होती है दोबारा से, उस वहां होता है टर्निंग पॉइंट, जिसे कहते हैं क्या, मिडिल, इंटरवल। यहां आपने कुछ सोचा नहीं था, ठीक है। और अंत, अंत एक निष्कर्ष के साथ लिए होता है, और वो अंत जो है सुखात्मक भी हो सकता है, दुखात्मक भी हो सकता है, निष्कर्षात्मक भी हो सकता है, और अनिष्कर्षात्मक भी हो सकता है। सुखात्मक हो सकता है एंड अच्छा हो, नायक नायिका मिल जाए, हो सकता है एंड अच्छा ना हो, दोनों का मिलन ना हो, कोई मर जाए, हो सकता है कि लेखक खुद ही कंक्लूजन दे दे। अधिकतर कहानियों में पहले, आदर्शवादी कहानियों में, प्रेमचंद युगीन कहानियों में निष्कर्ष रहता था, पूरी कहानी के बाद निष्कर्ष रहता था, लालच बुरी बला है, झूठ बोलना पाप है। लेकिन आज की यथार्थवादी कहानियों में ऐसा नहीं है। आज की कहानियों में अनिष्कर्षात्मक रूप है। लेखक सिर्फ अपनी बात कहता है, घटना प्रस्तुत करता है, उसका निष्कर्ष खुद पाठक, श्रोता निकाल ले क्या होना चाहिए, लास्ट तक भी जुड़ा रहे अपने उधेड़ बुन में, ऐसा भी होता है। तो अंत इस तरह के होते हैं। तो कथा वस्तु की जो हमने चर्चा की है वो आपके ठीक से समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये सारी बातों में से कुछ भी आपसे बात कर सकता है। अभी तक तो प्रश्न ये आया कहानी के कितने तत्व हैं, 2, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिखे हुए, लेकिन ये यहां तक की चर्चा कर सकता है, इसलिए आपको पूरी डिटेल से मैं बता दे रहा हूं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है पात्र चरित्र चित्रण। इसमें भी दो बातें हैं एक्चुअल में, एक पात्र और दूसरा है चरित्र चित्रण। तो कहानी के पात्र कैसे होते हैं और क्यों होते हैं पात्र? पात्र किस लिए होते हैं? पात्र सजीवता लाने के लिए होते हैं, रोचकता लाने के लिए होते हैं, कथा बढ़ाने के लिए होते हैं, आगे बढ़ाने के लिए। पात्रों की वैल्यू ये है, एक तो कहानी में सजीवता आ जाए, लगे कि रियल है, रोचक हो, इंटरेस्टिंग हो, और कथा को आगे बढ़ाए। पात्रों की भूमिका इसलिए होती है। पहले तो एक क्वेश्चन, पात्र की कहानी में क्या आवश्यकता? तो ये आवश्यकता है। लेकिन पात्र कहते किसे हैं? पात्र कहते किसे हैं? तो ध्यान से देखें। मान लीजिए किसी ने कहा एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो क्या उसमें राजा और रानी पात्र हैं? कोई कहानी सुना रहा है, कछुआ था एक खरगोश था, दोनों ने रेस लगाई, तो क्या कछुआ और खरगोश पात्र हैं? तो ये पात्र नहीं है, ना राजा रानी और ना ये कछुआ खरगोश। कहानी में कहानी इनसे चल रही है, घटना से जुड़कर, इनके घटना इनसे जुड़कर चल रही है, लेकिन फिर भी पात्र नहीं है। क्यों नहीं है? पात्र क्या होता है? पात्र होता है जो संवाद करता है, जिसका नाम है, तब तक वो पात्र नहीं कहलाएगा। जो डायलॉग कर रहा है, राजा अगर कुछ कहता, जैसे लिखा रहता है ना, राजा मैं वन जाऊंगा, ऐसा कुछ कह रहा है, तो राजा ने संवाद कहा, तो ये राजा पात्र हो सकता है। लेकिन एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, उसमें कोई पात्र नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, जिसका नाम हो, राजा का नाम नहीं है, पात्र नहीं हो सकता। हो सकता है नाम न दे, लेकिन संवाद कर रहा है तो पात्र हो सकता है। लेकिन संवाद करने वाला और नाम होने वाला होना चाहिए, चाहे वो पात्र कैसा भी क्यों ना हो। कैसा भी ना होगा मतलब पात्र के प्रकार, कई प्रकार के पात्र होते हैं, ये भी ध्यान रखना।
अगर मान लीजिए एक रमेश है, एक मोहन है, एक सीता है, ये सब किसी कहानी के पात्र कहलाते हैं क्योंकि इनके नाम दिए हुए हैं और वो संवाद कर रहे हैं। लेकिन कई कहानी में जानवर भी होते हैं। मैंने कहा एक कहानी में तो ये कह दिया एक कछुआ था, एक खरगोश था, ये पात्र नहीं है। लेकिन प्रेमचंद की कहानी हीरा मोती में दो बैल हैं, दोनों के नाम हैं हीरा और मोती, दोनों संवाद करते हैं। पूस की रात कहानी, कुत्ता है लेकिन उसका नाम है जबरा, इसलिए पात्र है। समझ रहे हैं मेरी बात को? पात्र क्या होता है? पहले तो पात्र का काम, पात्र क्या होता है, पात्र के प्रकार। अब पात्र एक प्रकार तो यह है कि पात्र मुख्य होते हैं और गौण होते हैं। मुख्य पात्र होते हैं और गौण पात्र होते हैं। मुख्य वो होते हैं जो कथा की मुख्य घटना से जुड़े हुए होते हैं, और गौण पात्र वो होते हैं जो मुख्य पात्र से जुड़े होते हैं। ये नहीं भी होंगे तो कथा नहीं रुकेगी, लेकिन ये नहीं होंगे तो कथा की कल्पना भी नहीं कर सकते। राम कथा में मुख्य पात्र कौन है और गौण पात्र कौन है? राम मुख्य पात्र है, सीता मुख्य पात्र है, लक्ष्मण मुख्य पात्र है, भरत मुख्य पात्र है, कैकेयी मुख्य पात्र है, रावण मुख्य पात्र है। क्या ये सब मुख्य पात्र है या केवल राम मुख्य पात्र है? तो इसको भी समझना है। ये सभी मुख्य पात्र हैं क्योंकि सारी घटना राम की घटनाएं इन सबसे जुड़ी हुई है। इनमें से एक को हटा दो तो आप देखेंगे राम की कथा नहीं बन सकती। गौण पात्र मैंने कहा वो है जिसको हटाते ही कहानी रुक जाएगी, सॉरी कहानी नहीं रुक पाएगी। अहिल्या कैसी है, शबरी कैसी है, तो आप देखेंगे ये गौण कथाएं हैं इनकी। ये नहीं भी होंगी तो राम कथा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये जो मुख्य पात्र हैं इन्हीं में से निकलता है एक कौन? नायक। तो नायक इनमें से कौन है? तो आप जानते हैं राम है, लेकिन पहले जानना पड़ेगा मुख्य पात्रों में से भी नायक कौन होता है। नायक वो होता है, ये मान लो पूरी कथा है, ये नायक है और ये सारे मुख्य पात्र हैं, गौण पात्र हैं, ये सभी इससे जुड़े होंगे, सारी घटनाएं इससे जुड़ी होंगी। आप देखिए सीता राम से जुड़ी है, लक्ष्मण राम से जुड़े, भरत राम से जुड़े, कैकेयी राम से जुड़ी है, रावण भी राम से जुड़ा, अहिल्या भी राम से जुड़ी, शबरी भी राम से जुड़े, हर घटना राम से जुड़ी है। राम नायक हो गए, वो कहानी को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन कोई मुख्य पात्र है, भरत मुख्य पात्र हो सकता है, कैकेयी मुख्य पात्र हो सकती है, लेकिन नायक की भूमिका में नहीं। ठीक है, तो नायक वो है जिससे सब जुड़े हुए हैं, सारे पात्र, सारी घटनाएं, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ है नायक और नायिका। जरूरी नहीं कि सब जगह नायक नायिका हो, केवल नायक हो सकता है, केवल नायिका हो सकती है। और नायक के विरुद्ध जो खड़ा है उसे कहते हैं प्रतिनायक या खलनायक। वो कौन है? रावण। रावण है प्रतिनायक, या क्या कहें इसे, खलनायक। ये है। तो मुख्य पात्रों में से ही नायक और खलनायक देखा जाता है। बिल्कुल जो इसके अपोजिट खड़ा है, रावण की अपोजिट खड़ा है राम के। भरत मुख्य पात्र है, लेकिन भरत के अगेंस्ट रावण नहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, तो नायक और प्रतिनायक की बात पता होनी चाहिए। मुख्य और गौण पात्र की हमने बात की। एक वर्गीकरण ये है जो आप लिखकर आते रहे कि इस कहानी में ये मुख्य पात्र है, ये गौण पात्र है। ठीक है, अब एक और वर्गीकरण, स्त्री पात्र और पुरुष पात्र, इस आधार पर देखते हैं। राम कथा में स्त्री पात्र कौन है? तो आप देखेंगे सीता है, कैकेयी है, मंथरा है और है। पुरुष पात्र में अलग है, तो स्त्री पुरुष के आधार पर, लिंग के आधार पर कर देते हैं। मानव पात्र और दानव पात्र एक ही अंतर कर देते हैं। कुछ मनुष्य पात्र होते हैं, कुछ दानव पात्र होते हैं, राक्षस, जैसे आप थोड़ी फिक्शन वाली चीजों में पढ़ते हैं। देवता पात्र और दानव पात्र, सुर और असुरों को लेकर कथा लिखी जा रही है तो वो एक पात्र हो सकते हैं।
व्यक्तिगत पात्र और वर्गगत पात्र। इंडिविजुअल हो सकता है, जो कैरेक्टर है उसका अपने जीवन की ही कहानी है। झांसी की रानी की कहानी है, वो व्यक्तिगत पात्र है झांसी की रानी। और वर्गगत पात्र, जो पात्र सामान्य है लेकिन पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे होरी की कहानी में होरी व्यक्तिगत पात्र नहीं है, केवल होरी की कहानी नहीं है वो, और हर किसान की कहानी है। तो होरी क्या हुआ? वर्गगत पात्र हुआ। वास्तविक पात्र, काल्पनिक पात्र। कुछ रियल कैरेक्टर होते हैं जो हमारे आसपास सब जगह दिखाई देते हैं, कुछ काल्पनिक पात्र होते हैं। परियां, परियों की कहानी में परी आ जाए। परी क्या है? एक राजा था, उसने सपना देखा, परी आ गई। तो राजा तो रियल है और परी कैसी है? काल्पनिक है। इस प्रकार पात्रों के भी बहुत प्रकार के वर्गीकरण होते हैं। क्लियर हो गए? सूक्ष्म पात्र, स्थूल पात्र, यूं और कर लीजिए। स्थूल मतलब जो दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा ही पात्र होता है। आप देखेंगे किसी कहानी में एक व्यक्ति दिखाया गया, उसका नाम है राजन, और वो अपने मन से बात करता है, तो उस मन को भी एक कैरेक्टर बना दिया गया, उसका नाम दे दिया गया आत्मन। वो अपने मन से बात करता है, राजन। तो एक कैरेक्टर हुआ राजन जो स्थूल है, और जो उसका मन है वो आत्मन के नाम से सूक्ष्म है। नाटक है मिस्टर अभिमन्यु, उसके अंदर ये आपको दोनों कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बताने पड़ेंगे स्थूल कौन सा है और सूक्ष्म कौन सा है। क्लियर हो गया? ये था पात्र के बारे में, खाली पात्र के बारे में। अभी अब चरित्र के बारे में बात करें तो पात्रों का जो चरित्र होता है उसका चित्रण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक बाह्य चित्रण और एक आंतरिक चित्रण। बाह्य का मतलब जब उसकी आप आउटलाइन बता रहे हैं, बूढ़ा है, बाल पके हुए हैं, गाल धसे हुए हैं, लंगड़ा के चलता है, ये सब बाह्य चित्रण है। बलिष्ठ है, ये सब चर्चा। आंतरिक मतलब इंटरनल गुण जब बता रहे हैं, बहुत दयालु है, करुणामयी है, परोपकारी है, तो चरित्र का वो आंतरिक गुण हो गया। तो दोनों प्रकार के चरित्र की चर्चा कहानी में होनी चाहिए, तभी अच्छी कहानी के रूप में वो कहानी मानी जाएगी। संवाद, संवाद मतलब डायलॉग, इसका दूसरा नाम है कथोपकथन, इसे ये भी कहते हैं। हो सकता है जनरल यही क्वेश्चन आ जाए, संवाद का दूसरा नाम क्या है? कथोपकथन। कथोपकथन का मतलब होता है कथन के ऊपर कथन आना। एक ने कहा फिर उसके बदले में दूसरा कथन आया। कुछ लोग लेकिन सोचते हैं कि संवाद का मतलब बातचीत है, संवाद कर लें, संवाद स्थापित कर लें। संवाद का मतलब डायलॉग है, बातचीत का मतलब संवाद नहीं है। क्या अंतर है फिर? जो ये संवाद होता है ये 2 लोगों के बीच में होता है, जबकि बातचीत 2 से ज्यादा लोगों के बीच में भी हो सकती है। 10 लोग खड़े हों और बात कर रहे हो, वो बात कहलाती है। संवाद में 2 ही होंगे, एक वक्ता और एक श्रोता। पहली बात, ये संवाद है और ये बातचीत है। अगर हम अंतर करना चाह रहे हैं तो ये 2 के बीच में होती है, 2 से ज्यादा के बीच में भी हो सकती है, 2 के बीच में भी हो सकती है। ठीक है? अब ये जो संवाद है ये विषय विशेष पर होता है, एक खास विषय पर संवाद होता है। और बातचीत सामान्य विषय पर भी हो सकती है, विशेष पर भी हो सकती है और सामान्य पर भी, लेकिन संवाद विशेष विषय पर ही होगा। कई बार बातचीत तो निरर्थक भी होती है, निरर्थक, जिसका नाम दिया गया है क्या? गप। जैसे कुछ लोग खड़े हों और बात कर रहे हो और आप चले जाएं और आप पूछें भाई क्या बात हो रही है, वो कहे कुछ नहीं, गप मार रहे। गप का मतलब क्या हुआ? विषयहीन, अर्थहीन,
लेकिन इसका विषय तो विशेष होगा। इसका विषय विशेष भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है और विषयहीन भी हो सकता है, अर्थ जिसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक। संवाद की एक विशेषता यह है कि संवाद में एक टाइम में एक ही आदमी बोलेगा। वक्ता बोलेगा, श्रोता चुप रहेगा। जब श्रोता वक्ता बन के बोलेगा तब जो वक्ता था वो श्रोता बन के चुपचाप सुनेगा। बातचीत में ऐसा नहीं होता है। बातचीत में एक ही समय में दो दो लोग भी बोल लेते हैं। कई बार एक ही बोलता है, बाकी सब सुन के रह जाते हैं, कोई जवाब ही नहीं देता है। नियम फिक्स नहीं है, लेकिन इसका नियम फिक्स है, इसकी शैली भी फिक्स है। इसमें वक्ता जब कुछ बोलता है उसकी वाक्य संरचना ऐसी होती है कि अंत जो है एक प्रश्न में खत्म होता है। उसको सुनते ही श्रोता को कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। बातचीत में ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं और मैं अपनी बात खत्म करके चुपचाप चला जाऊंगा, कोई जवाब आपकी तरफ से न भी आए। लेकिन मेरे एक सेंटेंस के बाद वहां से जवाब आना चाहिए, ये संवाद का नियम है। ठीक है, पहले तो संवाद और बातचीत में जो अंतर है ये समझना जरूरी है। अब आइए बात कि संवाद कैसे होने चाहिए। तो संवाद छोटे होने चाहिए, चुस्त होने चाहिए, चटुल होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए, प्रवाही होने चाहिए, प्रसंगानुकूल होने चाहिए, पात्रानुकूल होने चाहिए। ये गुण होने चाहिए संवाद में, डायलॉग में। छोटे हों, आराम से, इजी टू डिलीवर हो। रामलीला में भी देखा है, पर्दे के पीछे से अगर बड़ा सा सेंटेंस बोल देगा तो अभिनेता उसको पूरा रिकॉल करके बोल नहीं सकता है। छोटे होने चाहिए संवाद, चुस्त होने चाहिए। चुस्त का मतलब क्या है? फुर्तीले, तुरंत सुने तुरंत ही मुंह से डिलीवर कर दे अभिनेता। चटुल, चटुल मतलब होता है चुटीले, जो चुभते हैं, यानी अपना काम करें। जैसे किसी को चुटकी जरा सी भर दें और वो एकदम तिलमिला जाता है, वैसे ही संवाद की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो सुने तुरंत उसको एकदम से प्रभावित कर जाए। बातचीत के शब्द कई बार प्रभावित नहीं करते, बोरिंग करके चुपचाप सुनते हैं, पता नहीं क्या बोल रहा है, बोलने दो। ऐसा नहीं होता संवाद में। प्रभावी, प्रभाव पैदा करने वाले, और प्रवाही, आराम से डिलीवर हो जाए, अभिव्यक्त हो जाए। प्रसंगानुकूल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होने चाहिए। अगर गुस्से का प्रसंग है तो भाषा ओजमयी होनी चाहिए, जो संवाद वैसे ही होने चाहिए। अगर प्रेमालाप का प्रसंग है तो मधुर प्रसंग होने चाहिए, सुंदर प्रसंग सुंदर संवाद होने चाहिए, लुभावने होने चाहिए। ठीक है, और पात्रानुकूल, जैसा पात्र है। अब रावण खलनायक है तो उसके डायलॉग अहंकारी डायलॉग होंगे। संवाद कैसे होंगे? उसमें अहंकार झलकने वाला होना चाहिए, उसमें ओज होना चाहिए। ठीक है, जबकि राम के संवाद कैसे होंगे? सौम्य होंगे, शालीन होंगे, सरल होंगे, मधुर होंगे। अब कल्पना कीजिए, राम का डायलॉग रावण बोल रहा है, रावण का डायलॉग राम बोल रहा है, अब देखेंगे दोनों का कैरेक्टर ही खत्म हो जाएगा। अब रावण बोलने लगे, अबे रावण, तूने मेरी सीता को कैसे हर लिया, राम का कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। और रावण बोलने लगे, नहीं श्री राम, आपकी सीता को मैं नहीं लौटा सकता हूं। तो अब देखिए दोनों का डायलॉग कैसा है। पात्रानुकूल होना चाहिए, प्रसंगानुकूल होना चाहिए, तब संवाद की अपनी एक क्वालिटी बनेगी, वो अपना प्रभाव छोड़ेंगे। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब आइए आगे की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट अभी हमने तत्व डिस्कस किए कहानी के। चौथा है देश, काल, वातावरण। 3 चीजें, देश, काल और वातावरण। जैसे नाटक में कहा जाता है कार्य, स्थान और काल, इन तीनों का संकलन त्रय होना चाहिए। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। अगर तीनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे तो रियलिटी नहीं आएगी, वास्तविकता नहीं आएगी। इसका होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए चंद्रगुप्त की कहानी है,
अब चंद्रगुप्त जो है वो राजाओं के युग का पात्र है। अब उस पात्र का जो परिवेश है उसके अकॉर्डिंग वस्त्राभूषण ना पहनाकर उसे जीन्स वीन्स पहन के खड़ा कर दिया जाए, उसके हाथ में तलवार की जगह बंदूक पकड़ा दी जाए, तो कहीं से चंद्रगुप्त नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो काल के उस वातावरण के अकॉर्डिंग मैच नहीं खा रहा। क्लियर? इसलिए संकलन त्रय की बात की जाती है। वैसे ही कहानी में जो युग है, जो समय है और जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग ही प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। अगर गांव की कहानी है, किसान की कहानी है, तो भाषा वैसी होनी चाहिए, डायलॉग वैसे होनी चाहिए, शैली वैसी होनी चाहिए, वातावरण का वर्णन वैसा होना चाहिए। अगर खिचड़ी पका दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर उसमें रोचकता और सजीवता का गुण खत्म हो जाएगा। और ये वातावरण भी दो प्रकार से चर्चित होता है, बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण। बाह्य का मतलब गांव की बात कर रहे हैं, खेत की बात कर रहे हैं, उसकी प्रकृति की शोभा सबका बाह्य वर्णन कर रहे हैं। आंतरिक वर्णन मतलब उस प्रकृति के साथ साथ पात्रों की आंतरिक स्थिति का वर्णन की बात हो रही है। पांचवा, भाषा शैली। दो चीजें, भाषा और शैली। भाषा का काम क्या है? अभिव्यक्ति का। लेकिन कैसी अभिव्यक्ति? प्रभावी और प्रवाही अभिव्यक्ति होनी चाहिए। विषयानुरूप, प्रसंगानुरूप, पात्रानुरूप भाषा होनी चाहिए। और शैली यह भी विषय के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर लग रहा है कि वर्णनात्मक है कहानी तो वर्णनात्मक हो, तुलनात्मक है दो लोगों के बीच में तुलनात्मक शैली, आत्मकथात्मक है तो आत्मकथात्मक, विश्लेषणात्मक है तो विश्लेषणात्मक। शैली भी तय करती है कौन? कहानी की विषय वस्तु। अब आइए छठा, उद्देश्य। कोई भी काम होता है तो बिना उद्देश्य के तय नहीं होता है। कहानी भी लिखी होगी तो उसका उद्देश्य पहले से लेखक तय करके बैठता है कि यह दिखाना है। कई बार यह उद्देश्य जो है पूर्व निश्चित होता है और कई बार अनिश्चित होता है। जो पूर्व निश्चित है वो तो दिखाना है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो अनिश्चित था वो उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाती है। मान लो दहेज की समस्या दिखाना उद्देश्य था, लेकिन वहीं पर स्त्री की अशिक्षा भी एक कारण हो गई, तो वो उद्देश्य दिखाना था नहीं था पहले कि भाई स्त्री को पढ़ाना चाहिए, वो भी पूरा हो रहा है, तो फिर वहां पर अनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाती है। इसी तरह इस उद्देश्य को मुख्य उद्देश्य और गौण उद्देश्य के रूप में भी देखते हैं। राम कथा में एक मुख्य उद्देश्य होगा अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, लेकिन उसके साथ और गौण विषय भी पूरे हो रहे होंगे। बड़ी कथा है तो उद्देश्य जो है रहता है, चाहे वो पूर्व निश्चित हो या न हो।